वहां पर कुछ रिपोर्टें ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि उस दुर्भिक्ष के दौरान वहां कैनिबलिज्म हो गया था। चाइनीज लोग दूसरे के बच्चों को उठाकर ले जाते थे और उनको काट कर खा जाते थे। मैकमोहन लाइन बेसिकली नक्शे पर बैठकर खींची गई लाइन थी, जो तीनों चारों स्टेक होल्डर्स को बाई टेलीग्राम भेज दी गई थी। हमारे 20 लोगों ने शहादत देकर के 150 से ऊपर जवानों को उस स्थिति में मृत्यु दी कि उसको देख करके चाइनीज समाज कांप रहा। जो हम हांगकांग मिला है 1997 में चाइना को वापस मिला, और उसमें जो ब्रिटिश यूके ने जो इनको दिया वो 50 इयर्स, नेक्स्ट 50 इयर्स तक ये इंडिपेंडेंट अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे। लेकिन चाइना ने वहां भी अपनी जो उसकी दूषित मानसिकता है उसको वहां भी इम्प्लीमेंट किया। चाइना में ऑन एनी पेटी क्राइम उनकी जो डेवलप कॉलोनी है उससे ज्यादा डेवलप उनके जेल है, और छोटे से क्राइम के लिए आपको 4 साल की सजा हो जाती है। अब आपको गुड कंडक्ट पे अगर उस सजा से बचना है तो आपको एक प्रोडक्शन टारगेट दे दिया जाता है। आपको एक डिजाइन दे दी गई कंप्यूटर एडेड, एक साड़ी ली, उसको सीएडी की मदद से उन्होंने कंप्यूटराइज किया और उस डिजाइन का प्रिंट आउट ले जाके उस कैदी को दे दिया। उसने कहा अगर आपने 2 महीने में 20 साड़ी प्रोड्यूस कर दी, हियर इज द लूम, हियर इज द रॉ मटेरियल, अगर 20 साड़ी प्रोड्यूस करती तो आपकी सजा 2 महीने कम है। कि इस सदी के अंदर हम चाइना का विघटन देखेंगे, और वो विघटन यूएसएसआर जैसा नहीं होगा, तो उससे ज्यादा बुरे हालात में चाइना का विघटन हम देखेंगे। और मिनिमम मैं ये समझता हूँ कि चाइना कम से कम 3 हिस्सों में बंट जाएगा। नमस्कार, कॉमन ग्राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी कि चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, और आज हम बात करेंगे कि आज की सिचुएशन में चाइना ने ये एग्रेशन किया है तो क्यों किया है, और हम इसको किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हैं। क्या हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ऑल आउट वॉर में जाते हुए देखते हैं कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां दोनों आर्मी फेस टू फेस आती हैं और एक छोटी वॉर वाली सिचुएशन बनती है, मैं स्पेशली गलवान वैली वाली एरिया की बात करूंगा इस समय, तो उस समय क्या लगता है कि बाकी देश कहां पर खड़े हुए हैं? क्या कोई देश अपनी सेना भेजेगा या दूसरी सैन्य मदद भारत को देगा और चाइना के साथ कुछ खड़ा होगा, या कुछ देश ऐसे होंगे, मे बी रूस जो न्यूट्रल है और ना भारत के साथ खड़ा दिखे न चाइना के साथ खड़ा। आपका क्या इसमें असेसमेंट है कि अगर जी देखिए, अगर आप याद करें जो सर्जिकल स्ट्राइक और जो दूसरे हमने एक्शन किए थे अभी पिछले एक बहुत थोड़े समय पहले, उसके बाद अगर इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी, चाहे वो अमेरिकन मीडिया हो, चाहे वो यूरोपियन मीडिया हो, चाहे वो और अदर मीडिया हाउसेज हो, वो गल्फ के या दूसरे एरिया के विच वर कंट्रोल्ड बाय द अदर एजेंसीज, ये बात बहुत जोर से बोली गई थी कि द सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज गेटिंग इनटू ए अनकंट्रोल्ड सिचुएशन बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियर पावर। पूरे के पूरे चाइनीज इंडो साइनो कॉन्फ्लिक्ट में या जो लग्जम है उसमें ना तो किसी यूरोपियन प्रेस से ना अमेरिका से ये सुनने में आया कि साहब ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाने की सिचुएशन है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि बिकॉज the aims of the Chinese military are very restricted. They're well imagined. China shares its border with about more than 14 countries. Secondly, the largest army has opened so many theaters for themselves कि उनके लिए एक ऑल आउट वॉर पे जाना, और जो उनका वेस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न थिएटर कमांड जो है, उसके लिए अरुणाचल से लेकर के उत्तराखंड और कश्मीर तक का जो एरिया है, उस एरिया में सेक्टर खोलना, बिकॉज कोई भी आर्मी सारे एरियाज में एक बराबर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, और फौज को अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है,
उसको थिएटर में, एक थिएटर से उठा के दूसरे थिएटर में ले जाना पड़ता है, because of the terrain and because of the restriction of the Chinese to move faster. No doubt they can move faster, if not more as fast as the Indian forces, but to manage such a large battlefront will not be possible for Chinese for many other reasons, which neither I am privy to nor I am supposed to discuss them here. That जी why China will not be able to activate the entire border along their western theater command. So बिल्कुल सही कह all out war is China cannot fight all out war in case there are limited actions in the areas where presently the conflict has seen a higher pitch. China is into a position where he will be at the receiving end. Only this much I would like to say. As far as the role of the other countries is concerned, every nation has to look after its strategic interest. So whether it is Russia or it's America or it is Japan or other smaller countries, they all understand that when a perpetual problem creator for them, China, is into a situation of conflict, that's the right time for them to make good of the situation and bring him to a point of negotiation and to bring him to a point where he is at the receiving end. So they would like to contribute to all efforts which will try to rein in the China's expansionism and उनका जो विस्तारवाद है उसको नियंत्रण करने में सभी देश सहयोग करने का प्रयास करेंगे। और ये इस बात से भी साबित है कि 154 शायद 172 देशों ने भारत की जो WHO में जो चेयरमैनशिप थी उसके लिए वोट किया था। तो दिस वाज द लार्जेस्ट नंबर एवर। सो हिंदुस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट है उसके बारे में किसी के दिमाग में कोई शक होना नहीं चाहिए जी। आई थिंक मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। बिल्कुल, और साथ में मैं इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ना चाहूंगा। कोरोना की वजह से और चाइना के अननेसेसरी प्रोवोकेशंस की वजह से जो अमेरिका के साथ उनकी बातें चल रही हैं, इस समय मीडिया में रोज कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आती हैं, तो सभी देशों को समझ में आ रहा है कि चाइना किस हद तक उनके देशों में घुस चुका है, उनके सोशल स्ट्रक्चर में घुस चुका है, उनके थिंक टैंक में घुस चुका है, उनके एजुकेशनल सिस्टम में घुस चुका है। मैं खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूंगा, अमेरिका की बात करूंगा। तो अमेरिका के लिए ये भी बहुत बड़ी वरी है इस समय कि इकोनॉमिकली चाइना हैज स्टार्टेड टेकिंग ओवर यूएस बिग जायंट कंपनीज। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा यूएस को भी लग रहा है कि चाइना इज ट्राइंग टू टेक ओवर इवन यूएस इकोनॉमिकली, और वो एक यूएस से बड़ी पावर रूप में अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यूएस के लिए भी एक खतरा बना हुआ है, तो वो भी चाइना को कंटेन करने का कहीं ना कहीं कोई एक मौका ऐसा जरूर देख रहा होगा जिस तरह से चाइना को बताया जा सके और उसको उसका राइट प्लेस दिखाया जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। और चाइना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे याद आ जा रहा है, आपकी बात से मुझे याद आ गया कि एक बहुत छोटे से अफ्रीकी देश की जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है उसके एक नेता का बयान अभी काफी दिन पहले, कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर घूम रहा था, जिस पर उन्होंने खुलेआम बताया था कि मेरी खुद की सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि चाइना के साथ उनके साथ जो उनको वो सहयोग दे रही है उस सहयोग से कितना बड़ा नुकसान अमेरिकन कम्युनिटी को होने जा रहा है। And he wanted to create a political group of all the African countries, which he said because of their individual selfish interests, these smaller African countries are not realizing today that what a kind of a political, strategical and military trap they are walking in. I think it was Zimbabwe or Zambia, I don't remember correctly, but I think Brunei was the nation जहाँ के वो मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, मैं क्षमा चाहूँगा उसके लिए, लेकिन एक मैंने वो उस तरीके का एक मीडिया इनपुट देखा था जी कि चाइना इंडिया को घेर रहा है एक दूसरे फ्रंट से जिसका नाम है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में जो सीपैक के में जो रोड बना रहा है जो ग्वादर तक जाती है चाइना से, अगर वो रोड बन जाती है, वो पोर्ट बन जाता है, तो वो चाइना इंडिया को वेस्टर्न फ्रंट पे भी पूरी तरह से घेरने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा चाइनीज एरिया हो जाएगा, ऑक्युपाइड एरिया हो जाएगा। और इंडिया को वो बात समझ में आ रही है। और इस समय बलूचिस्तान में तहरीक चल रही है
जो पूरी तरह से पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और चाइना के खिलाफ जिसने हथियार उठाए हुए हैं, तो क्यों नहीं इंडिया बलूचिस्तान को एज ए सोवरेन नेशन कंसीड करे। मेजर गौरव आर्या ने एक प्रोग्राम किया था, मैंने उसको देखा था, उन्होंने डायरेक्टली पीएम नरेंद्र मोदी को एड्रेस किया और उनसे कुछ रिक्वेस्ट की, और उन्होंने एक ऐसा सजेशन दिया कि इंडिया को दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ऑफ टिबेट इन एग्जाइल एंड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन एग्जाइल रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, एस्टेब्लिश करनी चाहिए, और वहां से उनको सारी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, और सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाइक यूएन और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर उनको सपोर्ट करना चाहिए और उस कॉज को सपोर्ट करना चाहिए कि हम इन दो कंट्रीज को एक सॉवरेन नेशन रिकॉग्नाइज करते हैं और इनको हमने अपनी गवर्नमेंट इन एक्साइल दिल्ली के अंदर दी हुई है। आपका क्या व्यू है कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो will it help contain China? Maybe it will cause some issues for India also strategically or diplomatically, क्योंकि मेरा उस एरिया में कोई आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, तो मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा, पर आपको एज ए वॉर वेटरन आपको क्या लगता है कि मेजर गौरव आर्या का ये सजेशन जो है आप उसमें कितनी मैरिट देखते हैं? देखिए, मैं इस पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि किसी भी मिलिट्री कमांडर के पास या किसी देश के नेता के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और उस नेतृत्व की या उस कमांडर की असली क्षमता वहीं पर है कि वो उन ऑप्शन को सही टाइम आने पर कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, जिसको सरप्राइज एलिमेंट कहते हैं। लड़ाई में और कूटनीति में, दोनों में ही ये जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो मोदी जी के पास या हमारे विदेश मंत्री जी के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंटरनेशनल एरिना में, मेरा उस पर कमेंट करना, गौरव आर्या जी ने जो कुछ मेजर गौरव आर्या जी ने जो भी कुछ एक्सप्रेस किया होगा, हो सकता है वो उनकी भावनाएं हो, वो चाहते हो कि ऐसा हो जाए, पर आई एम श्योर कि हमारे देश की जो नेतृत्व है और जो कूटनीतिज्ञ बैठे हुए हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, और हो सकता है कि उसमें से ये भी एक ऑप्शन हो जिसको वो सही समय आने पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। यही मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। अब मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगा और इस चीज़ में आऊँगा कि इसी तरह से एक बहुत ही मशहूर इनोवेटर इंजीनियर और लद्दाख के ही रहने वाले सोनम वांगचुक ने बहुत पहले एक वीडियो जारी किया, तो उन्होंने एक बात उठाई थी बायकॉट चाइना को लेके, और जितना संभव हो सके हमें आत्मनिर्भर बनना है अपने, और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहिए। तो मैं भी इससे 100% तो पॉसिबल शायद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना से ही आती हैं या हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पर पिछले एपिसोड में जैसे हमने बात की थी कि ऐसी चीज़ें जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं, कांजीवरम साड़ी या भगवान की मूर्तियाँ या बिल्कुल ही ऐसी चीज़ जो प्रॉपरली इंडिजीनियस चीज़ें हैं, वो भी अगर चाइना से आ रही हैं तो वहाँ तो हम कम से कम एक ब्रेक लगा सकते हैं और एक स्टैंड ले सकते हैं कि जनता भी सरकार को कहीं ना कहीं, सरकार की कुछ मजबूरियां हो सकती है, ना करें। हालांकि सरकार ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए हैं, और मैं थोड़ा सा, और एप्स कुछ थी चाइनीज एप्स, उनको कैंसिल किया। तो गवर्नमेंट भी अपना ड्यू कर रही है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने अपना पार्ट प्ले किया है। तो आपको लगता है कि यहाँ हम कुछ एक ऐसा मिडिल ग्राउंड ले सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं और चाइना को एक चोट आर्थिक रूप से भी पहुंचा सकते हैं? आपका क्या इसके ऊपर व्यू है? इस पे मुझे विवेकानंद जी का एक कोट याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर ही हैं और हमें उसका एहसास नहीं हो पाता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये बात हमारे भारत के लिए 100% सच है। यहाँ की जनता या भारत के जो सेना है या जनता है या नेतृत्व है, इस समय जो स्थिति है वो शायद विश्व के सभी देशों से बेहतर है। हमारा नेतृत्व भी बहुत अच्छा है, हमारी जनता भी, और हमारे जो नागरिक हैं वो इतने ब्रिलियंट माइंड है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें अपनी शक्तियों को फिर से याद करना है और हमारी जो क्षमताएं हैं उनका एहसास करते हुए हम वो कर सकते हैं जो चाइना सोच भी नहीं सकता।
और जो हमारे प्रधानमंत्री ने 59 एप्स बंद की, अभी रिसेंटली देखिए आप, 59 एप्स बंद की, और उसमें जो टिकटॉक था वो हर मिनट एक वीडियो बन जाता था इंडिया में, और छोटा सा 4-5 साल का बच्चा भी उस पर वीडियो बना रहा था। उस ऐप को बंद किया, और अभी जो इंडियन एप्स थी रोपोसो उसका और अल्टरनेटिव आ गया, चिंगारी, चिंगारी आ गया, कागज आ गया। जी हाँ, चिंगारी, यस। जी हाँ। आप देखिए कितनी जल्दी हम इंडियंस ने, हम भारतीयों ने कितनी जल्दी उसको अडॉप्ट कर लिया। और चिंगारी का तो अभी रिसेंट है कि बहुत जल्दी वो 10 करोड़ से ज्यादा लोग उसको ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, करने वाले हैं 10 करोड़। आप डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल में मैं सुन रहा था, एक हमारे बहुत पूर्व राजनयिक हैं पार्थसारथी जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से चाइना को अगर काउंटर करना है तो एक चीज जरूर करनी पड़ेगी। ताइवान को अभी तक हम लोग बहुत दूर से हैंडल करते रहे, डिस्कस करते रहे। वियतनाम के साथ हमने बहुत ज्यादा व्यापारिक संबंध नहीं रखे कि कहीं चाइना से हमारे जो व्यापारिक संबंध है वो खराब ना हो जाएं। तो शायद ये अब समय आ गया है कि सिंगापुर और साउथ कोरिया सर, बाकी जो इस रीजन के जो छोटे देश हैं, जिनकी छोटी इकोनॉमीज हैं, हमको उनको प्रमोट करने का, खुले रूप से प्रमोट करने का समय शायद अब आ गया है। हमें सारे मोबाइल अपने ताइवान से ही खरीदने चाहिए। सारे कॉन्ट्रैक्ट हमें जो हम आउटसोर्सिंग स्पेयर पार्ट्स की करते हैं वो हमें वियतनाम को या उनको देनी चाहिए। शायद ऐसे ही समय आ गया जो चाइना के मुंह पे करारा तमाचा ना होगा। साथ ही साथ चाइना को ये सबक भी दिखा देगा कि बिना चाइनीज सपोर्ट के भी इंडियन इकोनॉमी कैन ग्रो एट द रेट दैट वी वांट। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैंने आपके क्षेत्र में इन्वेस्ट नहीं किया और आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात। वन पॉइंट सर, जो मोबाइल की शुरुआत हुई इंडिया में, नोकिया कहाँ का था और कितना अच्छा चलता था। उसके बाद सैमसंग आया, लेकिन जो चाइनीज प्रोडक्ट जो हमें चीप रेट्स पे मिल रहे थे और हम उसमें थोड़ा सा खैर हमें ये वो अपेक्षा भी ऐसी कोई हमें संभावना भी नहीं थी कि चाइना ऐसा करेगा। अदरवाइज हम जो साउथ कोरिया, जापान, जहाँ से हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स को करते थे, अपना हमारा जो चलता था, उसको हम फिर से वियतनाम, जैसा सर ने कहा, ताइवान, बहुत अच्छे मोबाइल्स वहाँ पर बन रहे हैं, बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। और हमारे यहाँ हमारी जो IITs हैं, हमारी जो ब्रेन है, जो टॉप ब्रेन जो इंडिया का है, उसको हम यूज़ करें। हम IITs को अगर दे दें सरकार कि भाई ये इतना काम करना है, तो वो क्यों नहीं करेंगे। हम अपना प्रोडक्शन खुद ही कर सकते हैं। हम बाहर क्यों, हम चाइना पे क्यों डिपेंड करेंगे कि वहाँ से सामान बाहर से आए। वोकल फॉर लोकल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का वो है कि वोकल फॉर आत्मनिर्भर, हम अपनी चीज़ों को खुद बनाएं। हालांकि बहुत बड़ा जो फार्मास्यूटिकल हमारा जो एरिया है, बहुत कुछ हम चाइना पर डिपेंड थे कि रॉ वहीं से हमको मिलता था, और वो एक प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हम अपना डेवलप कर सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे मेडिकल जो फील्ड में जो हमारे डॉक्टर साहब, ये मिथ उनके वो नकली जो PPE किट उन्होंने भेजे और इटली ने वापस कर दिया, ये उससे भी टूट गया कि चाइना के ऊपर डिपेंड रहे बगैर काम नहीं चलेगा। तो जो लोगों को समझ में आ गया घटिया सामान लॉन्ग टर्म में फायदेमंद नहीं होता, शायद ये भी हम लोगों के फेवर में जाएगा। सर, महिंद्रा ने PPE किट एक दिन में कितने टिकट बनाए इस दौरान, और हम लोग बिना किसी का सपोर्ट लिए कोरोना से जो हम लड़ रहे हैं, शायद वर्ल्ड में हमारी सबसे अच्छी पोजीशन है। 50 lakh PPE kits per day we are exporting as of now. The day before yesterday, the ministry has lifted this ban on export of PPE kit. 50 lakh kits per day are being exported by India all over world. हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए कहाँ हम इंपोर्ट कर रहे थे। So we are moving. It was once upon a time in the month of March, China was the only country which was producing and exporting these. So ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा पैदा किया गया जो इकोनॉमिक गैप है उसको हम भर नहीं सकते। We are capable and we will do it. टाइम लेगा बहुत सारी चीजों में। हमें ये भी स्वीकार करने में शर्म नहीं करनी चाहिए कि बहुत सारी चीजों में हम पीछे हैं और केपेबल हैं शायद, लेकिन अभी आज की डेट में कैपेसिटी हमारे पास नहीं है या टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जिसको डेवलप करने में हमें समय लगेगा। PPE का जो एग्जांपल है वो that is one of the example which I quoted.
एंड क्रिएशन ऑफ जो हम अभी तक वेंटिलेटर्स बना रहे थे वो भी हमने अपने यहाँ बनाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं। और एक ये बहुत एस्टेब्लिश ह्यूमन बिहेवियर फैक्ट है कि until unless you are faced with a crisis and no-go situation, the best doesn't come out of your conduct and your behavior. तो possibly भारतीय समाज as far as China is concerned and as far as the international situation is concerned, हम शायद उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां best will come out of us and we will prove that we are a best alternative for Chinese economy. Those times will come, I believe. मैं भी बिल्कुल इसी विचारधारा से सहमत हूँ और मैं इसी विचारधारा को मानने वाला हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस बात को रीइटरेट किया है अलग-अलग मंचों पर that we should convert this crisis into opportunity. तो मेरा ऐसा मानना है। और बहुत सारे एरिया है, हालांकि मैंने कुछ ऐसी एरिया भी बताई जहाँ हमारे अंदर कमियां हैं और आई थिंक हम उन कमियों को पहचान रहे हैं और उनकी दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में एज ए वेटरन जरूर ये कहना चाहूँगा, हो सकता है पॉलिटिकली ये मेरा स्टेटमेंट बहुत करेक्ट ना हो, पर एज एक पुराने भूतपूर्व सैनिक की भावनाओं के तौर पर मैं इसे कहना चाहता हूँ कि मैं चाइना के इस सिचुएशन को न सिर्फ जो उसने कोविड में सिचुएशन क्रिएट किए, बल्कि जो हाल फिलहाल में बॉर्डर पर जो सिचुएशन क्रिएट किए, मैं कहीं ना कहीं उसका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। बिकॉज इससे दो चीज़ें तो ज़रूर हो गई कि हमारा जो बॉर्डर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सालों से स्लो गति से चल रहा था वो फास्ट ट्रैक पर आ गया। हमारे उन इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट और उनका जो सप्लाई थी वो फास्ट ट्रैक पर आ गई। हमारी सेनाओं के जो प्लान्स थे वो सब रिहर्स हो गए और ये साबित हमने कर दिया कि 2 और 2.5 फ्रंट पे भी लड़ने के लिए इंडियन आर्मी तब भी तैयार थी, आज से 10 साल 20 साल पहले। और आज वो डॉक्ट्रिन्स जिनको हम अप्रूव नहीं कर पा रहे थे, आज शायद वो समय आ गया है कि हम उन डॉक्ट्रिन्स को ऑन ग्राउंड प्रूव करें और दिखा पाएं कि भारतीय सेना की क्षमताएं किसी भी स्थिति में और किसी भी जाइंट चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली चाइना और पीएलए जो है वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया टू प्रूव आवर मेटल। इंडिया ने अपने बहुत सारे हथियारों की डिलीवरी तेज कर दी है। फ्रांस से रफाल तेजी से आ रहे हैं, रशिया से मिसाइल तेजी से आ रही हैं, नए मिग हम बाई कर रहे हैं, नए सुखोई हम बाई कर रहे हैं। तो हिमांशु जी जी बताएं। एक इंग्लिश सेइंग है कि एवरी ब्लैक क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन, और वो सिल्वर लाइन अब है। हम उसको पूरा एनकैश करें और एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर भारत बने। चाइना तो हमारा कुछ कर ही नहीं पाएगा, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। ये सब वो उसकी धमकी थी और वो नहीं डॉक्टर साहब, अगर लड़नी पड़ी तो मैं अश्योर करता हूँ कि हम जीतेंगे। अगर लड़नी पड़ी तो हम जीतेंगे, ये भी निश्चित है। सर एज ए सोल्जर आई विश कि वंस एंड फॉर ऑल चाइना का ये गर्व भी टूट जाए कि वो ये याद कर ले कि 62 दूसरा था और 20-20 का भारत और भारतीय सेनाएं दूसरी हैं। सर भ्रम टूट गया है पूरी तरह उसका, जो उसको भ्रम था, और अब उसको भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि वो क्या है। हमारा ऐसा मानना है कि 62 का भी सेनाएं तब भी सक्षम थी और 62 की सेना भी हरा सकती थी। वो बात अलग है कि हमने पिछले कार्यक्रम में भी डिस्कस किया, उसको रिपीट करने का, कि शायद तब की हमारी सरकार की सोच थोड़ी अलग थी। वो हिमांशु जी जैसा बात कर रहे थे, मैं सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा सेना तब भी सक्षम थी और सेना आज भी सक्षम है। मैं उसी पर एक बात, आपकी बात को सपोर्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि युद्ध कभी भी सेनाओं द्वारा नहीं लड़े जाते। युद्ध हमेशा राष्ट्रों द्वारा लड़े जाते हैं, राष्ट्रीय भावनाओं द्वारा लड़े जाते हैं। तो जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि शायद जो कूटनीतिक और जो डिफेंस के जो थिंक टैंक थे वो शायद उस समय आकलन में गलती कर गए। आज का भारत पूरी तरीके से हर क्षेत्र पर एक बिंदु पर विचार करते हुए राष्ट्र युद्ध के लिए तैयार है। शायद उस समय राष्ट्र युद्ध के लिए तैयार नहीं था, अनमना था। जी बिल्कुल जी। मैं आप लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ आज का। कुछ पॉइंट्स पर हमारे डिसएग्रीमेंट हुए, कुछ पॉइंट्स पर हमें नई चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी नई बातें हुई। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उन्हें इसी तरह के इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आगे भी सुनने का मौका मिले।